हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQIAS में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका इफेक्ट डेकेड्स तक होता है, कई दशकों तक इसका प्रभाव होता है, उसका रेलेवेंस होता है। वो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं, जैसे आपने देखा है मेनका गांधीवाद, केशवानंद भारती और तमाम ऐसे जजमेंट्स हैं जिनको आज तक हम पढ़ते हैं, जिनका रेलेवेंस आज तक है और जिन्होंने भारत की दशा दिशा को बदला है। ऐसा ही एक लैंडमार्क जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, हाल ही में डिवीजन बेंच ने दिया है, जिसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन को पहली बार कहा गया कि ये आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है, यानी मासिक धर्म से रिलेटेड जो स्वच्छता है वो फंडामेंटल राइट का पार्ट है, आर्टिकल 21 का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को देते हुए आर्टिकल 14 के बारे में बात की, आर्टिकल 21 के बारे में बात की और राइट टू एजुकेशन के बारे में भी बात की। हमें इस वीडियो में देखना है कि ये कितना बड़ा फैसला है, इसका क्या इंपैक्ट आएगा, और इसमें निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और यूटीज की गवर्नमेंट को कि 3 महीने के भीतर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है राइट्स की, फंडामेंटल राइट की, इसकी गारंटी को सुनिश्चित किया जा सके। आइए इस वीडियो में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया एक अमेरिकन एडुकेटर मेलिसा बर्टन के कोर्ट को और कहा कि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है ये एक सेंटेंस का अंत होना चाहिए, न कि एक लड़की की शिक्षा का। तो ऐतिहासिक ये फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ हेल्थ का मैटर नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक गारंटी है, यानी ये फंडामेंटल राइट है। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने ये क्लियर किया कि आर्टिकल 21 के तहत है ये अधिकार, यानी गरिमा के साथ जीने के अधिकार का पार्ट है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन किया जाए। ठीक, कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को मुफ्त सैनिटरी पैड देने और फंक्शनल टॉयलेट की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिया है। हम देखेंगे क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 के बारे में बात करते हुए कहा कि भाई आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, लेकिन कानून के समक्ष समानता जब भी बात करते हैं और फंडामेंटल राइट में पढ़ते हैं तो साथ में यह भी पढ़ते हैं कि कानून के समक्ष समानता कह देने मात्र से सारे समान नहीं हो जाते। यानी क्या इसका मतलब हुआ? मतलब हुआ, मैं एग्जाम्पल से हमेशा आपको बताता हूं कि जब हम कहते हैं कि एक तय समय में हाथी और चीते को एक साथ रेस को शुरू करना है और वहां तक पहुंचना है, मान लीजिए किसी कहा गया कि एक हाथी और एक चीता एक साथ शुरू करेंगे और 5 किलोमीटर की रेस 20 मिनट में पूरा करेंगे, तो यह निश्चित है कि चीता यहां पर रेस जीत जाएगा। इसका मतलब कि जब हम समानता इस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं तो समानता की जगह असमानता को बढ़ावा मिलता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब हम सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं तो असमानता को कई बार यह बढ़ा सकता है। मतलब क्या है? आर्टिकल 14 पढ़ते हुए हम इस बात को पढ़ते भी हैं कि विधियों का समान संरक्षण भी होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक जैसे लोगों के ग्रुप के साथ एक जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, एक समान लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, एक समान लोगों के लिए एक जैसा कानून काम करेगा। सबके लिए एक ही कानून हो, इससे इक्वालिटी नहीं बढ़ेगी, इससे असमानता बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि फॉर्मल इक्वालिटी तो चलिए हो गया कि कानून सबके लिए बराबर है और सबको बराबर मौका दिया गया है, लेकिन फॉर्मल इक्वालिटी नहीं, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात कब आती है? जब हम एफर्ट करते हैं। जैसे बच्चों के मामले में आप देखिए कि पुरुष और महिला इन दोनों को अगर आप देखेंगे, बायोलॉजिकल जो स्टेटस है, जो कि जिसमें कोई कुछ बदलाव नहीं कर सकता, मासिक धर्म से बच्चों को नहीं गुजरना है, लड़कों को नहीं गुजरना है, लड़कियों को हर हाल में गुजरना है। तो ऑब्वियसली अगर इनको कहा कि स्कूल तो है ही, हमने शिक्षा की व्यवस्था कर दी है, आपके लिए राइट टू एजुकेशन है, आपका फंडामेंटल राइट है, आपके लिए पढ़ने की व्यवस्था है, लेकिन सिर्फ इतना कह देने से उनको फंडामेंटल राइट इंश्योर नहीं हो जाता, बल्कि वो व्यवस्था भी देनी पड़ेगी जिसमें बच्चियां मासिक धर्म की वजह से, मेंस्ट्रुअल जो उनका साइकिल है उनकी वजह से, उनके मेंस्ट्रुअल हाइजीन की वजह से अगर वो स्कूल से ड्रॉप आउट करती हैं, अगर उनको शर्म महसूस होती है, अगर वो किसी तरह का उत्पीड़न झेल रही हैं, किसी तरह की बुलिंग का शिकार हो रही हैं और उस वजह से अगर वो अपने एजुकेशन को छोड़ देती हैं, तो फिर ये फंडामेंटल राइट
उनके लिए मायने नहीं रह जाएगा उसका, वो अपने फंडामेंटल राइट का उपयोग नहीं कर पाएंगी, उसका वायलेशन हो जाएगा। तो मासिक धर्म स्वच्छता के अभाव में एक बायोलॉजिकल रियलिटी को स्ट्रक्चरल एक्सक्लूजन में बदल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कोट किया। दूसरी बात, आर्टिकल 21 जिसका इतना ज्यादा विस्तार हुआ है जितना शायद ही संविधान में किसी भी आर्टिकल का हुआ है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कहा था मेनका गांधीवाद में कि जीने का अधिकार का मतलब सिर्फ किसी तरीके से जीना नहीं होता है, बल्कि जीने का अधिकार का मतलब होता है गरिमापूर्ण तरीके से जीना, मर्यादित तरीके से जीना, डिग्निफाइड लाइफ जीना। इसको कहते हैं आर्टिकल 21 के तहत जो जीवन का अधिकार है। वो सिर्फ सांस ले रहे हैं, कहीं गंदे कचरे में पड़े हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, गंदा खाना खा रहे हैं, ये जीने का अधिकार नहीं है। जीने का अधिकार का मतलब है हर तरीके से मर्यादित तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से आपको जीवन का अधिकार मिला है। तो जीने के अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन MHM, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, इन सुविधाओं की कमी छात्राओं को स्टिग्मा, अपमान का शिकार बनाती हैं और इन सुविधाओं के अभाव में स्कूल छोड़ने या अनुपस्थित रहने के लिए मजबूर होना उनके आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, क्योंकि उनके बॉडीली ऑटोनॉमी और प्राइवेसी का यह उल्लंघन करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो जाता है ये। आगे बढ़े उससे पहले अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो सेक्शन 3 है और सेक्शन 19 है, इन दोनों का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सेक्शन 3 में कहा कि जब हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन में, सेक्शन 3 में लिखा है मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने की बात। मुफ्त शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि केवल ट्यूशन फीस छोड़ दिए, माफ कर दिए और इससे मुफ्त शिक्षा इंश्योर हो जाएगा, नहीं। मुफ्त शिक्षा का मतलब है उन सारी बाधाओं को दूर करना जो शिक्षा तक बच्चे के पहुंच को रोक रहे। तो फिर RTE एक्ट 2009 की धारा 3 की नई व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त शिक्षा का मतलब केवल ट्यूशन फीस माफ करना नहीं है, उन सभी बाधाओं को हटाना है जो किसी बच्चे को शिक्षा पूरा करने से रोकती हो। और राज्य की निष्क्रियता, अगर एक बच्ची इस वजह से स्कूल छोड़ देती है कि उसके पास सैनिटरी पैड के पैसे नहीं है और राज्य उसमें निष्क्रिय है, तो ये एक गारंटीकृत राइट को, गारंटीकृत अधिकार को सशर्त बना देती है, कंडीशनल बना देती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 19 का हवाला दिया और कहा कि RTE की धारा 19 के तहत जो फंक्शनल टॉयलेट है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मामला नहीं, सेपरेट फंक्शनल टॉयलेट की स्थापना आर्टिकल में है, RTE एक्ट में है, सेक्शन 19 में। तो अलग शौचालयों की आवश्यकता केवल एक बुनियादी ढांचागत नियम नहीं है, बल्कि बैरियर फ्री एक्सेस का ये जरिया है। सैनिटरी पैड, उनके डिस्पोजल की स्वच्छ व्यवस्था का ना होना, ये लड़कियों की अनुपस्थिति का कारण बनता है और इन तरह की सुविधाओं की कमी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर संवैधानिक विफलता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 बातें कही हैं, पहला, 3 महीने के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और यूटी की गवर्नमेंट को ये तय करना है हर हाल में कि सैनिटरी पैड्स की आपूर्ति हो हर सरकारी स्कूल में, हर प्राइवेट स्कूल में, ग्रामीण इलाके के स्कूल हों, शहरी इलाके के स्कूल हों, पूरे देश में ये 3 महीने के भीतर होना चाहिए कि सैनिटरी पैड के लिए वेंडिंग मशीन लगी हो या फिर स्कूल के द्वारा किसी अथॉरिटी को बताया जाए कि ये उनके लिए ऑथराइज्ड हैं, जो सैनिटरी पैड को बच्चों को फ्री में, ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, इसको इंश्योर करें, उनके निपटान को इंश्योर करें और सुविधाएं, वॉशरूम में जो सोप, वाटर, इस तरह की सुविधाएं चाहिए उसको इंश्योर करें और हर तरह के सहयोग को इंश्योर करें। पहली बात, कैसे दिया जाएगा ये सैनिटरी पैड? वेंडिंग मशीन के जरिए, भाई यहां क्लिक किया और सैनिटरी पैड आ जाए, तो टॉयलेट परिसर के भीतर, टॉयलेट प्रीमाइस में हो या फिर किसी भी और स्कूल के किसी अधिकारी को बता दिया जाए कि ये देंगे। दूसरा, डिस्पोजल जो इसका होना चाहिए वो बहुत ही सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से होना चाहिए। कचरे के डब्बे हों जो बंद ढक्कन वाले हों, इसमें डिस्पोज कराया जाए और उसको फेंकवाया जाए। स्वच्छता का ख्याल रखें। फंक्शनल और
जो ईजिली एक्सेस करने वाले टॉयलेट्स हैं वो होने चाहिए। जेंडर सेग्रीगेटेड होना चाहिए, यानी लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग सेपरेट टॉयलेट्स की व्यवस्था होनी चाहिए। शहरी हो ग्रामीण हो सभी क्षेत्रों के स्कूलों में ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सुविधाएं, पानी की उपलब्धता हो, सोप हो, हाथ धोने की व्यवस्था हो, और विकलांग बच्चों के लिए भी गोपनीयता और सुगम पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कही है कि हर स्कूल में एमएचएम कॉर्नर होना चाहिए। एमएचएम क्या है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हर स्कूल में किसी भी छात्रा को स्टेनिंग या फिर लीकेज के कारण स्कूल ना छोड़ना पड़े, इसलिए एक्स्ट्रा इनरवियर होना चाहिए, एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म तक होना चाहिए, डिस्पोजेबल बैग होनी चाहिए, और साबुन और पानी जैसी व्यवस्थाएं, जो बेसिक व्यवस्थाएं हैं, ये सब एमएचएम कॉर्नर में होना चाहिए। हर हाल में बच्चियों को किसी भी तरीके से किसी स्टिग्मा का शिकार ना होना पड़े। ठीक। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि ठीक है, ये तो व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन इसके साथ साथ हमें सोच में बदलाव लाना होगा। और ये सोच में बदलाव कब आएगा? जब बच्चों को, लड़कों को इस बारे में अवेयर कराया जाएगा कि दरअसल मासिक धर्म होता क्या है। तो जाकर बच्चे इस तरह से संवेदनशील बन पाएंगे और समझ पाएंगे कि ये चिढ़ाने का मामला नहीं है, ये बुली करने का मामला नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़कों को मासिक धर्म की जैविक वास्तविकता, बायोलॉजिकल रियलिटी के बारे में एडुकेट करना, शिक्षित करना बेहद महत्वपूर्ण है। उसी से उत्पीड़न रुकेगा और सहयोगी वातावरण बनेगा। अभी तो हमारे समाज की व्यवस्था ऐसी है ना कि जैसे ही कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट आता है, लोग टीवी अपने बच्चों के सामने चेंज कर देते हैं। इसे उस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। शिक्षक, सभी शिक्षक हों, जो पुरुष हों या महिला हों, उनको प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेन किया जाए कि भाई बच्चों के साथ, छात्राओं को समर्थन कैसे वो कर सके, उनके साथ कैसे डील कर सके, और लड़कों को कैसे डील कर सके। एनसीईआरटी से और स्टेट के जो बोर्ड्स हैं उनके पाठ्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बारे में, प्यूबर्टी के बारे में, प्यूबर्टी का मतलब हुआ कि जब बच्चियों का मासिक धर्म शुरू होता है और मेंस्ट्रुअल जो साइकिल्स आने शुरू होते हैं, इन पर संवेदनशील सामग्री तैयार करनी होगी, उसको शामिल करना होगा पाठ्यक्रम में, ताकि ये कोर्स का पार्ट हो, बच्चे इसके बारे में जान पाए। जवाबदेही और निगरानी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी डीईओ के लेवल के लोग जो हैं, डीईओ के लेवल पर जो काम कर रहे हैं, उनके लिए निर्देश है कि स्कूलों का समय समय पर निरीक्षण कीजिए और वास्तविकता परखने के लिए विद्यार्थियों से एनोनिमस फीडबैक लेना अनिवार्य है। केवल कागजी काम मत कीजिए, बल्कि फीडबैक भी लीजिए कि कितना आपने काम किया है। तो ये अपने आप में बहुत ही माइलस्टोन जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने हर छात्रा को संदेश दिया कि हम हर उस छात्रा से कहना चाहते हैं जो शायद इसलिए स्कूल नहीं आ पाई क्योंकि उसके शरीर को एक बोझ समझा गया, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये जजमेंट वाकई लैंडमार्क जजमेंट है और ये आने वाले समय में पूरे देश के लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव जजमेंट है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में आपकी राय इस जजमेंट के बारे में क्या है। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।